सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम जो कि डेली करंट अफेयर्स का सेशन है, इस सेशन में हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे। करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी भी छोटी मोटी घटना को, जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है, उन घटनाओं की चर्चा और उन घटनाओं का जिक्र करें। ये बहुत ही गलत ट्रेंड चल पड़ा है कि करंट अफेयर्स के नाम से आप किसी भी प्रकार की घटनाओं की किसी भी ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। हम कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ वे क्वेश्चंस दिए जाएं, उन घटनाओं पे चर्चा की जाए जो घटनाएं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम से संबंध रखते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, रोजाना ये क्लास आप लोगों को सुबह 10 बजे मिलेगी। यदि ये क्लास आपको ठीक लगे तो निश्चित रूप से आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर साझा करें। अब हम बिना ज्यादा समय गवाए अपना काम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहले क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद उसके आंसर्स खुद सोचिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। द रिपब्लिक एथिक्स एवं लोकतंत्र के स्वर पुस्तक किस राजनेता के भाषणों का संग्रह है? इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? अक्सर एग्जाम में एक बुक जरूर पूछी जाती है। जब आप करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हो तो इस तरीके से तैयार करें। ऐसा नहीं होता कि आज 23 नवंबर है तो आज कौन कौन सी घटनाएं घटी, चाहे वो काम की हो या नहीं हो, उनको डिस्कस करना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सी बार ऐसे होता है जिस दिन किसी प्रकार की कोई घटना एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम उस पर टाइम खराब करते हैं। ऐसा नहीं है। हम आपको को 5 क्वेश्चंस देंगे जो बहुत काम के होने वाले हैं। पहली बुक है द रिपब्लिक एथिक्स और दूसरी का नाम है लोकतंत्र के स्वर। ये दो पुस्तक हैं। ये किस राजनेता के भाषणों का संग्रह है, यानी लिखी हुई नहीं है, उसने अपने भाषण दिए हैं, स्पीच दिए हैं और उन स्पीच को कंपाइल करके ये बुक बनाई हुई हैं। कौन से राजनेता की हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है रामनाथ कोविंद। आप सब जानते हैं कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। तो उनके भाषणों का जो संग्रह है वो संग्रह 2 बुक में लिखा हुआ है। पहला द रिपब्लिक एथिक्स और दूसरा है लोकतंत्र के स्वर। अभी उपराष्ट्रपति ने इनका विमोचन किया है पुस्तकों का, तो आपको ये याद रखनी है दोनों पुस्तक। अब देखिएगा, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसमें है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है अब्दुल कलाम और तीसरा है नरेंद्र मोदी। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी भी कुछ फेमस जो बुक्स हैं उन पे थोड़ी चर्चा कर लें। मेरी संसदीय यात्रा, मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ही फेमस बुक्स हैं दोनों। आपको ये याद होनी चाहिए, मेरी संसदीय यात्रा किसकी लिखी हुई है? अटल बिहारी वाजपेयी की। मेरी 51 कविताएं किनकी लिखी हुई है? अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई पुस्तक है। उसके बाद देखिएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा है। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, ये उनकी आत्मकथा है। दूसरी जो उनकी बुक है इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स उनकी दूसरी पुस्तक है। ये 2 पुस्तक उनकी बहुत फेमस बुक्स हैं, तो आप पे इनको भी थोड़ा ध्यान में रखें। जब आप पे देखो बेटा, करंट अफेयर्स का पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र करें, अपना समय खराब करें। उनका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है। करंट अफेयर्स का मतलब ये होता है कि आप उन घटनाओं को, आपको पहचान होनी चाहिए, आपको इस चीज की पकड़ होनी चाहिए कि कौन सी घटना है मेरे लिए एग्जाम में काम आने वाली है।
करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती हैं उस क्लासेस में पता नहीं क्या क्या डिस्कस किया जाता है। छोटी मोटी घटनाएं, जिन घटनाओं का एग्जाम से कभी कोई लेना देना नहीं हो सकता, उन घटनाओं का जिक्र करके आपकी आदत खराब की जाती है। किस लिहाज से? फिर आपको ये नहीं पता होता कि एग्जाम में किस प्रकार की घटनाएं पूछी जाती हैं, किस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आप पे इस बात पे जरूर ध्यान रखें। एक ऑप्शन हमारा है नरेंद्र मोदी। तो एग्जाम वॉरियर्स, ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। बच्चों को एग्जाम के समय में जो बच्चे घबरा जाते हैं, जिनको डर लगता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन बच्चों के लिए पुस्तक लिखी हुई है एग्जाम वॉरियर्स, यानी परीक्षा योद्धा। एग्जाम वॉरियर्स का मतलब होता है परीक्षा योद्धा। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? ये पुस्तक लिखी हुई है नरेंद्र मोदी की, जो अभी प्रधानमंत्री है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी थी। अब रामनाथ कोविंद हमारे कौन है? राष्ट्रपति हैं। थोड़ी सी चर्चा हम राष्ट्रपति पे भी करेंगे। एग्जाम में राष्ट्रपति पद से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये पूछा जाता है। कौन सी पद्धति से किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 55 के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में, आर्टिकल 55 में भारत के राष्ट्रपति की जो चुनावी प्रक्रिया है उसके बारे में उल्लेख है। उसके अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पूछा जाता है कई बार। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये चीज आपको याद रखनी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से इसमें यह होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जिस तरह से 3 कैंडिडेट खड़े हुए चुनाव के लिए, तीनों को आदमी मत देता है। ये मेरी पहली वरीयता है, ये मेरी दूसरी वरीयता है, ये मेरी तीसरी वरीयता है, यानी सबको देगा कि भाई पहले नंबर पे मैं इसको चाहता हूं, दूसरे पे इसको, तीसरे। इस तरह का जो चुनाव होता है उसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मत संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। फिर इनके चुनाव में कौन कौन लोग भागीदार हैं, यानी कौन लोग इनको चुनते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने इसको लिख दिया है, राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, भारत के संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अपर हाउस उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा। इसके साथ ही राज्य की विधायिकाओं, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, विधायिकाएं होती हैं, विधानसभाओं के, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। किन सदस्यों द्वारा? निर्वाचित। ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के भी और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब यह होता है किसी और तरीके के सदस्य भी होते होंगे। भाई निर्वाचित लिखा तो दूसरे प्रकार के सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी मनोनीत सदस्यों इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। बेटा ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन हिस्सा नहीं लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। ये हमने इसमें चर्चा की। करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ना, जिससे आपकी जीके बहुत मजबूत हो जाती है। आपका जो ट्रेडिशनल जो डायनेमिक ट्रेडिशनल जो जीके है वो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें यानी राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका क्या मतलब होता है? पूछते हैं कि संघ की कार्यपालिका यानी संघ के जितने भी काम होते हैं, केंद्र सरकार के जितने भी काम होते हैं, वो सब किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और ऐसा भारत का संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है? 53 कहता है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट फैक्ट जो है, वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये तो सबको पता है कि राष्ट्रपति हैं, लेकिन कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन क्लियर होता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन दूंगा बेटा मैं आप लोगों को, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा तैयार किया है। बस आप इसको तैयार करें और रिवीजन जरूर करें इसका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य कर दी है? सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है उसने डिसीजन दिया किस मामले में कि आपको राज्य की अनुमति लेनी पड़ेगी, अनिवार्य कर दिया। आपके ऑप्शन देखें, केंद्र अनुदान से संबंधित,
भाई केंद्र अनुदान दे तो राज्य की सहमति लेके दे, अनुदान तो दे दो, चाहिए क्या दिक्कत है, पैसे ही तो आ रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित मामलों में, राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो क्या राज्य की सहमति अनिवार्य है? नहीं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। परंपरा है कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो संबंधित राज्य से सलाह मशुरा करता है, और अक्सर नहीं करता है तो भी चलता है। ये इसका सही आंसर नहीं है। अनुच्छेद 356 लागू करने से संबंधित, अनुच्छेद 356 का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ये भी क्या है, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। कौन सहमति देगा राज्य की, मेरे राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लागू करो? कोई नहीं देगा। चौथा ऑप्शन है सीबीआई जांच से संबंधित। हाँ, इससे संबंधित है कि अगर आप सीबीआई जांच कर रही है तो संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य होगी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार ने सीबीआई जो है उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि राज्य की, जिस राज्य में आप जांच करने जा रहे हो उस संबंधित राज्य की आपको सहमति लेनी होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अभी सीबीआई जांच संबंधित ये हुआ इसका सही आंसर। क्लियर होगी बात? अब देखिएगा आप लोग इसके जो फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने चाहिए। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति, यहां से एक क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के अनुसार? 155 के अनुसार कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है, लेकिन पहले भी बुला सकता है। क्लियर? दूसरा फैक्ट है हमारा अनुच्छेद 356 लागू करने से संबंधित। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। इसके अलग अलग आधार हो सकते हैं, वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको अनुच्छेद 356 याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। ये आपातकालीन उपबंध हैं। 56, 52 और 60 तीनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिएगा इसका जो फैक्ट है सीबीआई से संबंधित। तो हम देखते हैं सीबीआई की स्थापना कब हुई, क्या हुआ। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, यह अधिनियम था, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई। कब? 1946 को इसको लागू किया, और लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों, क्यों की गई इसकी स्थापना देखिएगा, भारत सरकार के विभिन्न विभागों संभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के अन्वेषण के लिए, जांच के लिए। किसके लिए? जांच के लिए। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण के लिए एक एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। कब की गई? 1946 में की गई। ठीक है, क्यों की गई? भारत सरकार के विभिन्न विभागों संभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए की। किस अधिनियम के तहत? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन छानने की कोशिश की है, और आपको किसी भी एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है सेशन। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? देखो, एक तो भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। एक विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है देखते हैं। 14 नवंबर को नहीं, 14 नवंबर को अपने देश में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित नेहरू के जन्म। 15 अक्टूबर डॉक्टर अब्दुल कलाम का बर्थडे है। 20 नवंबर ये विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 नवंबर को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। तो कितने दिवस याद हो गए आपके? 4 दिवस आपको याद हो गए। एक ही क्वेश्चन में आपको 4 चीजें याद हो गई। आप इन चीजों को रिवाइज कीजिएगा। देखो, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्मदिन है, वो विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। उसके बाद में नवंबर 20 को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ये कब से बनाया जाता है? 1959 से बनाया जाता है, जब यूएन जनरल असेंबली ने
संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने क्या स्वीकृत कर लिया था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये एक डिक्लेरेशन है, उसने स्वीकार कर लिया था। उस दिन से 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में डगलस स्टुअर्ट ने अपने किस उपन्यास के लिए वर्ष 2020 के बुकर प्राइज को जीता है? पहले तो ये देखिएगा, बुकर प्राइज है, किस लिए दिया जाता है बुकर प्राइज पुरस्कार? ये साहित्य के लिए दिया जाता है, और साहित्य में फिक्शन के लिए, FICTION, फिक्शन के लिए दिया जाता है। जिस तरह से उपन्यास होते हैं, कहानी उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो साहित्य में फिक्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, किन लोगों को लिया जाता है? जो बुक या तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में या आयरलैंड में पब्लिश हुई हो, उनको ही दिया जाता है सिर्फ ये। ठीक है, किन को दिया जाता है? इनको दिया जाता है। भाषा क्या होनी चाहिए इसकी? इंग्लिश होनी चाहिए। अब 2019 तक इसी को मैन बुकर प्राइज भी कहते थे। क्या कहते थे? मैन बुकर प्राइज कहते थे। अब इसको क्या कहा जाता है? बुकर प्राइज किया जाता है। ये किसको मिला आपको ये बताना है। ये लिखा हुआ किसको मिला है? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। ठीक है, ये पूछा जाए किसको मिला है तो आप क्या बताएंगे? डगलस स्टुअर्ट को मिला है। हमने क्वेश्चन में पूछा है कि उसके उपन्यास के लिए मिलता है, बता दिया। किस उपन्यास के लिए मिला है? ये है सूगी बेन। ये उपन्यास है सूगी बेन, याद रख लेगा, सूगी बेन के लिए मिला है। ये डगलस स्टुअर्ट का पहला ही उपन्यास है, और किसी आदमी के पहले ही उपन्यास के लिए उसको बुकर प्राइज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही हम 5 ही क्वेश्चन रखेंगे, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ही रखेंगे। फालतू की कोई चीज आपको बिल्कुल नहीं बताने वाले हम इसमें। अब बाकी ऑप्शंस देखिए इसमें, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, वन अरेंज मर्डर और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी बुक्स हैं किसी की लिखी हुई हैं। देखिएगा, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये शशि थरूर की लिखी हुई है, अभी पब्लिश हुई है, शशि थरूर की बुक है, पूछी जा सकती है। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की है, वन अरेंज मर्डर। और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई, किसकी? रस्किन बॉन्ड की। तो तीनों बुक्स भी आप इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ठीक से तैयार कर लीजिएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान ने अभी शुरू की है। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के अवसर पर इंदिरा गांधी मातृत्व योजना शुरू की थी। ये वहाँ के मुख्यमंत्री, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके जन्मदिन के अवसर पर शुरू की। क्या है इसमें? दूसरे प्रसव पर, किसी भी महिला को दूसरे प्रसव पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाएगी। इस प्रकार की एक योजना है। तो इस प्रकार से हमारे आज का जो सेशन है ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि सेशन आपको बहुत बहुत ठीक लगा होगा। यदि ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।